नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सोही, मेरे साथ हैं रत्नेश जी, विदेश मामलों की जानकार हैं। आपका स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उसके बाद चर्चा इस बात को लेकर हो रही कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां रही इस 1 साल के दौरान किस तरीके से उसे लोग देख रहे हैं, क्योंकि वॉशिंगटन में उसका विरोध भी किया जा रहा है, उनकी नीतियों की आलोचना भी हो रही है। लेकिन कई बड़े फैसले डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लिए गए, जिस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं शांति बोर्ड के गठन से। शांति बोर्ड का गठन हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया और कई देशों को उन्होंने ऑफर भी किया, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत में क्या शांति बोर्ड के गठन में शामिल होना चाहिए? शांति बोर्ड में अगर भारत जाता है तो उसके क्या फायदे होंगे? अगर इनकार कर देते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? वंदना जी धन्यवाद। देखिए, अगर हम प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले कार्यकाल को दूसरे कार्यकाल से तुलना करें तो हम ये देखेंगे कि पहले कार्यकाल में जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, वो ये कहते थे और ऐसा हुआ भी कि उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी, अमेरिका में उनकी अगवानी की और प्रेसिडेंट ट्रंप स्वयं भारत आए और दोनों के बीच केमिस्ट्री अच्छी दिख रही थी, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन जो बाइडेन जब सत्ता में आए उस दौरान कई सारी घटनाएं अमेरिका के अंदर ऐसी हुई जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर एक एग्रेसिवनेस लाया, चाहे वो कैपिटल हिल के रायट्स रहे हों या जो बाइडेन की पॉलिसीज रही हों, उनका क्रिटिसिज्म रहा हो प्रेसिडेंट ट्रंप का। तो उस दौरान से ही हमें देख रहे थे कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं मन बनाया था कि अगर वो अपने दूसरे कार्यकाल में जो बाइडेन के बाद राष्ट्रपति बन जाते हैं तो एक तरह से उन्होंने ये पक्का कर लिया था कि हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। उसी दौरान उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनका कहना था कि जो लोग अमेरिका के हित की बात करेंगे, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया वही सिर्फ अमेरिका में रहने पाएंगे। अब जब वो दूसरे कार्यकाल में आए, फ्रॉम द फर्स्ट डे उन्होंने वो एग्रेसिवनेस अपनी पॉलिसीज में दिखाने शुरू कर दिए। बिल्कुल। और सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे पहले जो बाइडेन को ही जिम्मेदार ठहराया, जितने भी युद्ध चल रहे थे उनको लेकर, खासतौर से रूस यूक्रेन को लेकर उन्होंने कहा कि ये युद्ध इतना लंबा चलता नहीं, अगर जो बाइडेन नहीं होते, मैं अगर होता तो मैं युद्ध को रुकवा देता। हालांकि अभी तक नहीं रुकवा पाए, इस बात को वो एक्सेप्ट भी करते हैं। जी, वो खासकर अफगानिस्तान से यूएस आर्मी के वापस आने को लेकर भी जो बाइडेन को क्रिटिसाइज करते हैं। जिस तरह ऑल ऑफ सडन यूएस आर्मी को, जो वहाँ काफ़ी हज़ार की संख्या में थी अफगानिस्तान में, वहाँ से जो बाइडेन ने वापस बुलाया और जिस तरह वहाँ पर तालिबान सत्ता में आ गए, ये दुनिया को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तालिबान कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है अफगानिस्तान की। ये तो एक बात। दूसरी बात, अगर हम भारत को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप के रवैये का जिक्र करें या दूसरे देशों को लेकर जिक्र करें तो वो एग्रेसिवनेस उनका मित्र देशों की तरफ भी बना हुआ है, जो अमेरिका के हमेशा सहयोगी रहे हैं, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, वो हर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनका कहना है कि नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका और उसके दोस्तों की रक्षा के लिए बनाई गई हैं, और ये कहा गया है नेटो के रूल्स बुक में कि अगर एक देश के ऊपर अटैक होता है तो वो सभी पर आक्रमण माना जाएगा। तो उनका ये कहना कि अभी तक अमेरिका ने नेटो के लिए बहुत कुछ किया और मित्र देशों के लिए काफ़ी कुछ किया, अब समय आ गया है कि ये लोग अमेरिका के लिए कुछ करें। ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है। अब आपने जो सवाल पूछा था पीस बोर्ड का, उस पर अगर हम जिक्र करें तो इजराइल और हमास के बीच जब लड़ाई चल रही थी उस दौरान इजराइल ने ईरान पर भी अटैक किए, एयर स्ट्राइक्स की, काफ़ी 2-3 दिनों तक चलती रही, और अमेरिका ने भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया और ये कहा कि 3 न्यूक्लियर साइट्स उसकी बर्बाद हो गई हैं। उसके बाद उन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभानी शुरू कर दी। इजराइल और हमास में कतर को सामने लाया गया, एक शांति समझौता हुआ, लेकिन जो 1000 बंधक हमास के आतंकवादियों ने एबडक्ट किए थे 8 दिसंबर को, वो उसमें से कुछ अभी भी हमास की कैद में है। ऐसे में गजा पीस बोर्ड बनाना और उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उसके जरिए निमंत्रण भेजना,
ये दिखाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये है, ये गौरवशाली क्षण है अगर हम भारत के इतिहास को जांचे, जो शांतिप्रिय देश रहा है। वो युद्ध कभी नहीं रही हमारी पॉलिसी कि हम पहले आक्रमण करें। ऐसे में पीस मोड में जो इनवाइट किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, वो गौरव की बात तो है ही, लेकिन क्या अमेरिका इसकी आड़ में कुछ अपने हित साधना चाहता है प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं टैरिफ को लेकर, क्योंकि टैरिफ लगाने को लेकर जितने वो स्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं, कई उनके मित्र देश हैं जो नाराज भी हो गए क्योंकि उन पर भी दबाव बनाया। भारत को लेकर भी उन्होंने कई बार प्रेशर बनाने की कोशिश की। मेरा इसमें जो मानना है वो ये है कि 37 ट्रिलियन यूएस डॉलर के डेट में अमेरिका इस समय है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति भी मानते हैं। उनका कहना है अगर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे तो अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। उनका तर्क ये देना है कि टैरिफ के जरिए हम इन देशों से वसूलेंगे, लेकिन डर तो इस बात का है इसमें कि बाकी के देश जैसे चाइना है, और अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी सीनेटरों का एक दल प्रेसिडेंट ट्रम्प को उसने चिट्ठी लिखी कि जो भारत अमेरिकन दालों पर 30% रिवर्स टैक्स लगाता है उसको हटा ले, तो ये देश रिवर्स टैरिफ भी लगाएंगे। अगर फर्ज कीजिए अमेरिका 30%, 50%, 100%, 200%, और अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ तक कह रहे हैं कि 500% तक टैरिफ जा सकता है, ऐसे में तो दुनिया कोलैप्स कर जाएगी। तो ये तो चीन ने भी किया था, जब चीन पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया था तो उन्होंने रिवर्ट किया था उस पर। जी, चीन से अमेरिका का ट्रेड अच्छे खासे नंबर्स में है, और चीन अगर रिवर्स टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी होगी। भारत अगर रिवर्स टैरिफ लगाएगा, कई देशों ने कहा है कि हम भी टैरिफ लगाएंगे, फ्रांस भी उसमें से है। तो ये टैरिफ लगाना कहीं उल्टा ना पड़ जाए डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ये भी एक जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है वो मानते हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे। ऐसे में डर इस बात का है, और जो तेल का खेल चल रहा है, ये जो क्रूड ऑयल जैसे भारत रशिया से खरीदता है, या और देशों में ओपेक कंट्रीज से तेल का व्यापार होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उनसे कहीं जिस तरह से लुके छिपे तरीके से एक देश दूसरे देश से तेल खरीदते हैं बैकडोर से, तो उस पर कोई इंटरनेशनल मॉनिटरिंग नहीं है। हम मान लें भारत और रूस का ही, अमेरिका कहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि भारत रूस से अवैध तरीके से तेल खरीदता है। ऐसे में तो जैसे अमेरिका में एक युग था 1930s में, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, तबाही मच गई थी पूरी दुनिया में, और 2008 के आसपास एक डिप्रेशन का टाइम आया था, इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी कि देशों की जॉब मार्केट्स में भूचाल आ गया था, लोगों की नौकरियां जा रही थी, या अभी भी वैसी ही परिस्थितियां, एक अनिश्चितता के दौर से दुनिया इकोनॉमिक तेल पर जो नजरें हैं वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की भी दिखाई देती है। वेनेजुएला पर जब कब्जा किया तो तेल भंडार एक बड़ा मुद्दा उसमें बना है, तो क्या हम फिर से उसी दिशा में जा रहे हैं, उस दौर में जा रहे हैं? देखिए, एनर्जी नीड एक टॉप प्रायोरिटी होती है देश की ऊर्जा जरूरतों, कोई भी देश। अब जिनके पास कन्वेंशनल सोर्सेज नहीं है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करते हैं, यहाँ तक कि भारत और अमेरिका जैसे देश और चीन भी ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। लेकिन तेल का महत्व, क्रूड ऑयल का जो तमाम सारे पर्पजेज के लिए यूज किया जाता है, उसका महत्व अभी भी पहले जैसा ही बना हुआ जैसे 100 साल पहले था। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये कहा कि वेनेजुएला से वो 5 ट्रिलियन बैरल तेल हर साल निकालेंगे, या रूस के पास सबसे बड़ा तेल का भंडार है, अमेरिका के पास भी तेल का काफ़ी बड़ा भंडार है, ओपेक जिन्हें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर इस्लामिक राष्ट्र आते हैं, मिडिल ईस्ट के, वो सब, अगर उनमें कोई गड़बड़ी होती है, वहाँ क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर बढ़ती हैं, तो एक तरह से कोलैप्स वाली बात हो जाएगी, और फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि बहुत सा ऊर्जा संकट से ही जुड़े हुए
बेसिक नीड के और सारे संकट जुड़े हुए हैं। उससे खाद्यान्न के संकट भी है, पर्यावरण के भी है और तमाम सारे। बिल्कुल। और सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं, क्या ये जो रूस और चाइना के साथ कंपटीशन की होड़ है, क्या अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना उसके पीछे एक वजह है? और दूसरा नज़र आता है कि वो नोबेल प्राइज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिखाई देते हैं। अब कहते हैं कि वो शांति उनकी प्राथमिकता नहीं रही क्योंकि उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। ये बात तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री को भी कह रहे हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। वो दुनिया की इकोनॉमी को समझते हैं, वो पॉलिटिक्स को भी बिजनेस की तरह हैंडल करते हैं। ये उनके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो कहते हैं कि वो हर चीज को इवन पॉलिटिक्स को वो बिजनेस की तरह हैंडल करना चाहते हैं। इसीलिए वो टैरिफ की बात करते हैं, इसीलिए वो तमाम सारे और बिजनेसेस की बात करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, या ग्रीनलैंड जैसे ग्रीनलैंड की बात होती है तो वहाँ से खनिज तत्वों का एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। इसीलिए वो तमाम सारे और देशों पर, ईरान हुआ या मिडिल ईस्ट के और देश हुए, उन पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं। रूस को कितना भी टेढ़ी निगाह से देखें लेकिन रूस से वो कभी मिलिट्रीली इंगेज नहीं होना चाहेंगे। इसीलिए उन्होंने यूक्रेन को समझदार पूर्व तरीके से आगे किया है कि यूक्रेन को आगे करके हम रूस के साथ नेगोशिएट करें। भारत उनके लिए एक टफ गेम है। दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड दिखाया है अमेरिका को लेकर। इसलिए वो कभी कभी ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ये बैक स्टेज पे चली गई है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रायोरिटी पे आ। क्या नए फ्रंट भी खुल रहे हैं क्योंकि कनाडा चीन के पास चला गया है और एससीओ समिट में भी हमने देखा था ट्रंप को बहुत दिक्कत हुई थी जब यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति दिखाई दिए थे, शी जिनपिंग थे, पीएम मोदी थे। देखिए, एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत भी अब अपने लिए नए एवेन्यूज तलाश रहा है। वो न्यूजीलैंड से समझौते करता है, डेनमार्क से समझौते करता है, इस्लामिक देशों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कितने दौरे हो चुके हैं। वो अपने आसपास के देशों पर भी निगाह रखता है, जैसे श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बर्मा। तो अभी उसका FTA एग्रीमेंट होने जा रहा है और मेरे ख्याल से दावोस में जो सम्मेलन चल रहा है उसके बाद IMF की चीफ वो भारत का दौरा करेंगे। तो ऐसे में जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिफाइन करने लगे, सब कुछ ले देकर इकोनॉमी पे आ जाती है। एक बात आपने पूछी थी कि नोबेल प्राइज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं। देखिए, युद्ध रुकवाना एक बहुत बड़ा काम है और एक सुपर पावर की हैसियत से ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि जहां आप युद्ध शुरू करवाने में दुनिया समझती है भूमिका है, तो युद्ध को समाप्त भी करवाइए। नोबेल प्राइज की जहां तक बात है, आप देखिए मारिया मचाडो को कोई नहीं जानता था, उनके कामों को कोई नहीं जानता था, लेकिन उनको नोबेल प्राइज मिला। बांग्लादेश के यूनुस हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला। बड़े एक वोल सोइनका लिटरेरियन हैं, वो नाइजीरिया के हैं जहां अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, रोज ही एब्डक्शन होता है। उनको जब नोबेल प्राइज मिला तो उनको पता ही नहीं चला कि मुझे नोबेल प्राइज मिल गया। तो आपके बयान देने से, वक्तव्य देने से नोबेल प्राइज नहीं मिलता। जैसा नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कोई सरकार नहीं देती, एक कमेटी देती है वो अल्फ्रेड नोबेल के जो विचार है उनको सामने रखती है। और यहाँ मैं एक बात बताता चलूं, ये नोबेल प्राइज कमेटी ने ट्वीट भी किया मारिया मचाडो को स्पेशली कि आप अपना नोबेल प्राइज सिंबॉलिकली भी किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकते या गिफ्ट नहीं कर सकते या प्रेजेंट भी नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए भी। तो ये गलत है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑब्सेशन है नोबेल प्राइज को लेकर, वो मुझे लगता है बेमानी है। तो एक साल तो उन्होंने कोशिश कर ली, अब अगले टर्म में क्या होगा, कितने वो एफर्ट करते हैं इसको लेकर देखना होगा। तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।